नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। सत्यमेव हमेशा कुछ ऐसे लोगों से आपको रूबरू करवाता रहता है जिन्होंने जिंदगी में कुछ हटके किया हो, एक भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाई हो। ऐसे लोग जो आपकी प्रेरणा बन सकते हैं, ऐसे लोग जो आपको एक रास्ता देते हैं जिंदगी जीने का, आगे बढ़ के कुछ कर दिखाने का। ये वो शख्सियतें होती हैं जो एक मिसाल कायम कर देती हैं जमाने के सामने, समाज के सामने। इसके लिए एक संघर्ष का बहुत बड़ा दौर होता है, बहुत बड़ी चुनौतियां उनके सामने आती हैं और उसके बाद वो अपनी पहचान कायम कर पाते हैं। कई बार कुछ हटके हम बात करते हैं यदि पुराने जमाने की, तो उस समय कुछ और मान्यता होती थी और आज के विज्ञान के दौर में कुछ और मान्यता है। इन दोनों विज्ञान और परंपरागत ज्ञान दोनों का मिश्रण, दोनों को एक साथ सामंजस्य कैसे बिठाया जाए और इसके बिठाने के बाद में क्या फायदे हो सकते हैं, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इन दोनों चीजों का तारतम्य एक साथ बैठाया है। जी आज हमारे साथ हैं भाविक श्रीमाली जी। भाविक श्रीमाली जी, आपका सत्यमेव न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत निर्मला जी आपका। भाविक जी हमारे साथ आए हैं। भाविक जी मूलतः बांसवाड़ा से हैं। वहाँ एक सरकारी स्कूल में एक अध्यापक की नौकरी कर रहे हैं, मगर उसके साथ जब आप इनके बारे में सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि एक सामान्य सा अध्यापक इतनी जानकारी रख सकता है क्या। कहने को भाविक जी एक अध्यापक है, मगर एक दौर था जब केमिस्ट्री के बहुत बड़े ज्ञाता थे ये। इसके साथ ही एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर काफी जिम्मेदारियां संभाली थी और जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, एंटीबायोटिक्स के बारे में जितनी वृहद जानकारी इनको है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं, मगर पहले हम अपनी बातों में इन्वॉल्व कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं भाविक जी को, जिनका आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। भाविक जी, हम जैसे शुरुआत में पहले हम बात कर रहे थे कि कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम भूलते जा रहे हैं, जिनकी जानकारी हमें नहीं के बराबर है। आप के बारे में जब हमें पता चला तो हमें बड़ी जिज्ञासा हुई कि ऐसा व्यक्ति जो पुरातन काल के ज्ञान को लेके आया है अपने साथ, आज से सदियों हजारों साल पहले जो ज्ञान था उस ज्ञान को आपने वापस संजोया, वापस इकट्ठा किया, वापस मर्ज किया। आप साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं। साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपने विज्ञान की थ्योरीज भी पढ़ी होंगी, आपने कई सॉल्ट्स के बारे में गहन अध्ययन किया होगा। उसके बाद में आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में गए, आपने एंटीबायोटिक्स को देखा, काफी नजदीकी से समझा होगा, उनकी कंपोजिशन समझी होगी। हमारे लिए तो नाइट्रेट, अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब एक जैसे हैं क्योंकि हम आज के स्टूडेंट रह चुके हैं, हमें इतनी बारीकियां नहीं पता है, मगर आपने हर चीज बारीकी में समझी। उसके बाद में उसके ज्ञान को इकट्ठा किया, यानी कि एनसाइट साइंस और आज का जो विज्ञान का सिनेरियो है, आज की जो केमिस्ट्री है, जो रसायन आज के ज़माने में, उन दोनों का सामंजस्य आपको बिठाने की कैसे सोची? जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक जीवन का इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं रसायन विज्ञान मास्टर डिग्री कर रहा था उस समय संयोगवश मेरे हाथ में पुरानी पुस्तक हाथ लगी थी जिसमें लिखा हुआ था महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन, जिसमें तत्वों के बारे में लिखा हुआ था। और मुझे वहाँ से थोड़ा सा इंटीरियर पढ़ने पर जानकारी मिली कि हमारा शरीर 33 कोटि तत्वों से मिलके बना है या 33 कोटि देवी देवताओं से मिलके बना है। और हम आधुनिक विज्ञान में पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान ये कहता है कि आज पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, पीरियोडिक टेबल पूरी हो चुकी है। क्या होती है सर, आप हमें बताएं। जी इसमें यह है कि हमारा और आपका शरीर, इवन जैसे कि कैमरा है, मोबाइल है, दीवारें हैं, हर चीज़ परमाणु से मिलके बनी हुई है और परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। जैसे कि आप कहते हैं ऑक्सीजन एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, कोबाल्ट, निकल, ऐसे कुल मिलाकर पूरे ब्रह्मांड में अब तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। 118 तत्व। उसमें से हमारा जो अध्यात्म कहता है कि 33 कोटि देवी देवताओं से हमारा शरीर बना हुआ है। और वही विज्ञान जो मैं पढ़ा उसमें एक आंकड़ा आया था कि हमारा जो शरीर है उसमें 33 तत्व हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे सिमिलरिटी लगी। मेरा दरअसल ये सवाल है कि हम 33 कोटि की बात करते हैं जी, 33 कोटि यानी कि 33 करोड़ या 33 प्रकार, मतलब क्या 33 करोड़ चीजों से हमारा शरीर बना है या 33 प्रकार के भूत जिसे कहते हैं एलिमेंट्स,
एक्चुअली इसमें यह है कि संस्कृत को सही तरीके से समझा जाए तो कोटि शब्द जो है वो दो तरीके से व्याख्या की जा सकती है। तो करोड़ और एक कोटि का मतलब होता है करोड़ और दूसरा जो कोटि है उसका मतलब होता है प्रकार। तो यहाँ पे जो हमारे जो शास्त्रों में कहा गया उसकी शायद थोड़ी गलत तरीके से व्याख्या की गई। बाकी वास्तविकता में 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है जी। तो यानी कि 33 प्रकार की जो तत्व हैं उनसे मिला है और प्रत्येक तत्व को एक देवता माना जाता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं, विज्ञान को इसके कैसे कोरिलेट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको मिट्टी खाने की इच्छा होती है। जी जी, कई बड़े लोगों को भी मैंने देखा है। डेफिनेटली उसका एक मुख्य कारण ये है कि हमारे शरीर में जिस चीज़ की कमी होगी हमें वो चीज़ खाने की इच्छा होती है। तो जो बच्चा मिट्टी खाने की कोशिश करता है, चौक खाते हैं, उनका अगर आप केमिकल टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी है, इस वजह से वो मिट्टी खा रहा है। आपको कुछ सॉल्टी खाने की या नमकीन खाने की, पानी पूरी खाने की इच्छा होती है, इसका मतलब आपके अंदर सोडियम कम हो रहा है। शरीर में गोलगप्पे की कमी है। डेफिनेट ना कह सकते हैं आप, सोडियम की कमी है, गोलगप्पे खाइए डेफिनेटली, बट वो सोडियम की कमी है उसको इंगित कर रहा है। तो वही है कि बच्चा अगर मिट्टी खा रहा है उसका मतलब आप सोचने की कोशिश करिए कि इसके अंदर कैल्शियम है वो कम हो रहा है। कैल्शियम की कमी होगी तो बॉडी डिमांड भी करेगी। और Definitely. अक्सर गर्भावस्था में कई महिलाओं को इस तरह की इच्छा होती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते भी हैं कि आप कैल्शियम अनिवार्य रूप से लीजिए। जी हम बात कर रहे थे एंसाइंट साइंस और अभी के साइंस को मिलाने की। तो शुरुआत में जो हम बात शुरू की थी, मैं वापस वहीं पे ले जाके वो लिंक पकड़ती हूँ कि हम बात कर रहे थे क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या समानताएं हैं और आज के दौर में हम इन चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। पुराने ज़माने की जो मान्यताएं हैं, जो विज्ञान पुराने ज़माने का था या उस वक्त की जो मान्यताएं थी वो इस वक्त में कैसे हम उनको कोरिलेट करते हैं। जी, इसमें मैं एक उदाहरण से समझाऊं, ज़्यादा केमिस्ट्री डिटेल में जाएंगे तो हमारे दर्शकों को थोड़ा मैं भी नहीं समझ। बिल्कुल, मैं आसान सी भाषा में कहूँ कि हमारे जो घर परिवार में दादा नाना है वो हमको कहते थे कि पीतल के लोटे में पानी पीजिए। जी जी। तो हम पीतल के लोटे में ही पानी पीना क्यों प्रेफर करते थे? एक्चुअल में जो पीतल है वो बना होता है दो तत्वों से, एक होता है तांबा और दूसरा होता है जस्ता। तांबा जो होता है उसकी कमी से हमारे मस्तिष्क में क्षति होती है, कह सकते हैं कि याददाश्त कम हो जाती है। हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ कुछ याद आ रहा है लेकिन पता नहीं चलता, भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म में मेमोरी लॉस टाइप। तो उसमें यह है कि तांबे की कमी से आपके अंदर ये होगा तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा कॉपर से रिलेटेड। दूसरी, आज के ज़माने में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, IVF करवा रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, तो लाखों रुपए का खर्चा आता है। डेफिनेटली लाखों रुपए का खर्चा है। तो उसका मुख्य कारण जैसे कि पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी से ये होगा कि फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। अब ये है कि मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो आप किसी भी मेडिकल शॉप पे चले जाइए कि अगर पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी हो रही है तो वो जिंक की टेबलेट देता है। जिंक DNA का निर्माण करता है, DNA बनेगा तो शुक्राणु बनेंगे और शुक्राणु बनेगा तो वो मेन है वो फर्टाइल रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि एंशिएंट जो साइंस, हमारे पूर्वज जो कहते थे कि पीतल के लोटे में पानी पीजिए, तो पीतल के लोटे में तांबा और जस्ता दोनों आ गए। जब आपने रात में पानी रखा तो उस पानी में तांबा और जस्ता दोनों आ गए और आपने जब उसको पिया तो दोनों तत्वों की कमी पूरी हो गई। अच्छा, दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा है कि आप पीतल के लोटे में पानी पिए वो अच्छा है, या जिंक की मैं आपको 1000-1200 की दवाई दे दूं? ज्यादा बेहतर है कि बिना किसी विशेष खर्चे के नियमित रूप से पीतल के लोटे में पिया जाए। जी बिल्कुल। तो वही है कि हमारी जो परंपराएं थी, हमारा जो विज्ञान था, उसके ऊपर काम किया जाए। जो कहते थे उसमें कुछ ना कुछ निकाला जाए और कोशिश की जाए। आज से 30-40 साल पहले भी अगर हम देखते हैं तो गांव में हमें याद आता है कि पीतल के बर्तन जो कलई करके काम में लेते थे, पकाने वाले बर्तन कलई करके, और पीतल की गिलासें हुआ करती थी बड़ी बड़ी, जिसमें बिल्कुल घड़े भी हुआ करते थे, घड़े तांबे के घड़े हुआ करते थे। बिल्कुल। मगर धीरे धीरे समय बदलने के साथ हम देखते हैं कि गांव में भी आजकल कांच के और स्टील का चलन ज्यादा हो गया है। जी। स्टील क्या किसी तरह से हमें फायदा पहुंचा सकता है? नहीं, स्टील बेसिकली कहेंगे कि नुकसान नहीं करेगा लेकिन फायदा भी नहीं करेगा इतना, और न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन एक तरीके से इस पे भी रिसर्च की जानी बाकी है कि हो सकता है इससे हार्मफुल इफेक्ट हो,
लेकिन फायदा कुछ नहीं है। फायदा कुछ नहीं। लेकिन वो भी रिप्लेस हो गया। आपने प्लास्टिक की बोतल में पानी भरना शुरू कर दिया, ज्यादा खतरनाक। और अगर कहें प्लास्टिक, तो हमारा जो विज्ञान है पुराना, वो तो मटके में ही प्रेफर करता है, और मटके में आ गए मिनरल फिर से वापस, जो हमारा पुराना विज्ञान कहता है कि मिनरल के बिना हमारा शरीर कुछ नहीं है। हम प्लास्टिक की बोतल ले रहे हैं, प्लास्टिक है वो हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है, और प्रत्येक हाइड्रोकार्बन की वस्तु है वो कार्सिनोजेनिक होती है। CHC, दैट मीन्स कन्फर्म ह्यूमन कार्सिनोजेनिक, जिससे कैंसर की संभावना होती है और हो भी सकता है। तो क्यों ना हम जो हमारी पुरानी चीजें हैं उसको सही तरीके से जाने, समझें और आधुनिकता के साथ जोड़ें। तो क्या ये वो वजह नहीं है कि जिसकी वजह से प्लास्टिक का कंजप्शन ज्यादा होता है? हमारे ज्यादातर खाने के प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लास्टिक में होते हैं। प्लास्टिक को हमने लाइफ में एक बहुत बेसिक एलिमेंट की तरह मिला लिया है, चाहे खाने की चीजें, पीने की चीजें, स्टोरेज की चीजें हो गई, हर जगह प्लास्टिक आ गया है। तो प्लास्टिक हमारे शरीर के संपर्क में भी है, हमारे काम की चीजों के संपर्क में भी है, और हम जो इंटेक ले रहे हैं, जो चीजें हम खा पी रहे हैं, वो भी प्लास्टिक में ही रहती है। लंबे समय तक सेल्फ लाइफ बढ़ाने के हिसाब से हम प्लास्टिक के अंदर स्टोर करके रखते हैं कि इसमें खराब नहीं होगी। तो क्या ये कैंसर का कारक हो सकता है? इसके अलावा दूसरी बीमारियों का भी इससे? डेफिनेटली। अगर आप प्लास्टिक की चीजों में, जैसे कि चाय भी पी रहे हैं और प्लास्टिक के कप में पी रहे हैं, तो प्लास्टिक के अंदर जो होगा बॉन्डिंग, मतलब प्लास्टिक एक प्रकार का पॉलीमर होता है, तो पॉलीमर की जो चेन बनी हुई है वो टूटती जाएगी। जैसे गर्म चाय है तो कार्बन टूटेगा और वो चाय के अंदर आएगा, और हमारे शरीर में वो 100% एक्सक्रीट नहीं होगा, मतलब उत्सर्जन उसका 100% नहीं होगा, और वो बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा। तो उसके इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, आंतों का कैंसर हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो उसका विकल्प है जैसे कि कुल्हड़ वाली चाय। तो आपने मिट्टी के पात्र में अगर चाय पी, आपको मिनरल भी मिल गए और उद्योग रोजगार को बढ़ावा भी मिल गया। तो गवर्नमेंट भी जैसे कि ये कंपलसरी कर सकती है, जैसे कि एक सरकार ने करा भी था बीच में कि रेलवे स्टेशन पे कुल्हड़ की चाय कंपलसरी कर दी थी। बिहार में जी बिल्कुल। तो ये हो गया था। एक इन दिनों और सुनने मिल रहा है कि एयर इंडिया की तरफ से एक तो कागज के कपों में लिक्विड्स दिए जाएंगे चाय वगैरह, और लकड़ी की प्लेट में सर्व किया जाएगा। तो वो भी प्लास्टिक से दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार भी डेफिनेटली इसमें पहल कर रही है। आप ये जो अभियान चला रहे हैं कि पुराने विज्ञान को आज के समसामयिकी से मिला रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों की भागीदारी हो सकती है। जैसे शिक्षक हैं, तो क्या बच्चों को भी इस धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं? डेफिनेटली। एक मैं आपको घटना बताऊं, हमारे स्कूल में जैसे कि मैं नया जुड़ा तो एक समस्या आई कि गवर्नमेंट टैबलेट्स दे रही है, जैसे कि आयरन की दवाइयाँ दे रही है या डीवर्मिंग की टैबलेट्स देती है। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मन में ये आता है कि कहीं ये बच्चे की नसबंदी नहीं कर रहे, मतलब इतनी अज्ञानता है। अब आप उनको कन्विंस करना है कि नहीं, ये आयरन की गोली खाएंगे तो आपके बच्चियों के लिए बेहतर होगा। तो आप शिक्षक होने के नाते उसको कैसे कन्विंस करेंगे? ये भी बहुत बड़ी चुनौती होती है जनजातीय क्षेत्रों में देखा जाए तो। हालांकि हम उनको खिला देते हैं, अच्छी तरीके से प्रेरित करते हैं, लेकिन फिर मैंने अपने फील्ड में देखा कि एक उपनिषद का श्लोक मुझे याद आ रहा है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, कि हम अपनी जो पृथ्वी है उसको माता कहते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे शरीर में जिस वातावरण में रह रहे हैं उसकी वजह से जो समस्याएं होती हैं वो उसी वातावरण से दूर हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बांसवाड़ा जिले का हूं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बांसवाड़ा जिले में अधिकांश महिलाओं की मृत्यु अभी पिछले कुछ सालों में हुई आयरन की कमी से। तो मैंने इस पर रिसर्च करा तो पता चला कि आयरन की कमी जहाँ हो रही है तो हमारे वहाँ पे आयरन के स्रोत क्या हैं। तो आप देखिए कि बांसवाड़ा की मिट्टी, वहाँ पे बेर और खजूर ज़्यादा होते हैं। बेर और खजूर अगर आप खा रहे हैं तो आपको आयरन की कमी कभी नहीं होगी, डेफिनेटली। तो आप बच्चों को आयरन की गोलियां खिला रहे हैं, उसके साथ साथ जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके साथ भी जोड़िए। हमारा जो पुराना कुदरत ने अगर कहीं कुछ कमी की है तो उसकी भरपाई भी वही करिए। चीज ये है कि हमें उस चीज को समझने की जरूरत है कि कहाँ हम कौन सी चीज छोड़ रहे हैं, कौन सी चीज पीछे छूटती जा रही है। जी। तो बच्चों को इस अभियान में आपको दिन ब दिन जो है नई नई जानकारी आप रिकलेक्ट करते होंगे, आप इन चीज़ों को जोड़ते होंगे कि आज के विज्ञान में और उस विज्ञान में क्या है।
तो कभी कुछ ऐसा वाकया हुआ, कभी कोई ऐसी बात हुई कि बच्चों को आपने समझाने की कोशिश की और बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाए? जी देखिए कि एक उदाहरण, जैसे कि मैं बाहर था और मैं जब यहाँ आया तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन यहाँ जैसे कि लोग हैं वो शादी से पहले हल्दी का उपयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो परंपरागत ज्ञान आया है उसके आधार पर हल्दी लेपन करते हैं शादी से पहले, तो वो कहते हैं कि शरीर गोरा होगा। ये तो एक कारण हो गया कॉस्मेटिक कि हल्दी का उपयोग करने से गोरा होता है, लेकिन अगर आप केमिकली देखें तो हल्दी से अच्छा एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और एंटी एनाल्जेसिस कोई नहीं है। जब हम एंटी एनाल्जेसिस की बात करते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल है, डाइक्लोफिन है, वो एंटी एनाल्जेसिस है, और हल्दी है वो भी एंटी एनाल्जेसिस है। तो हम प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग क्यों ना करें जो हमारी परंपरागत पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो बच्चों को वही कोशिश करता हूँ कि अगर आप टेबलेट्स नहीं ले रहे हैं, आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो एटलीस्ट शुरुआती अवस्था है, कुछ वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो आप हल्दी का दूध पीजिए, क्या दिक्कत है। ये विदेशों में आजकल गोल्डन मिल्क के नाम से डेफिनेटली, और काफी ज्यादा इसकी अहमियत है। जहाँ से ये होना चाहिए, जहाँ इसकी जड़ें हैं जी, बस वही ये प्रसिद्ध नहीं है, बाकी सब जगह प्रसिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। शायद हम में से बहुत ज्यादा लोग तो इस बारे में समझते भी नहीं होंगे गोल्डन मिल्क है क्या। गोल्डन मिल्क वही हल्दी वाला दूध है जिसका प्रचलन विदेशों में इन दिनों बहुत ज्यादा हो रहा है जी। कहीं कहीं ये आपको अपना दुर्भाग्य नहीं लगता हिंदुस्तान का कि हम अपनी जड़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? जी, एक तो ये हुआ कि हमारा जो ज्ञान था उसको कहीं ना कहीं सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, या आपको कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं कि हीन भावना का शिकार बनाया गया। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि जो आप योग कर रहे हैं तो उससे ये फायदा हो रहा है। आजकल तो हालांकि ये चीजें प्रचलन में आ गई हैं, लेकिन आमतौर पर कोई भी चीज करते थे, जैसे कि चैत्र महीने में नीम का जूस पीते हैं, पुरानी जो परंपरा, वो नीम की कोपले, डेफिनेटली वो अमेरिकन जैसे कि कुछ लोग हैं, सोसाइटी है, वो पेटेंट करवा रही है नीम का, तुलसी का पेटेंट करवा रही है, लेकिन हम अपने ज्ञान को सही तरीके से जान नहीं पाए। एक मैं आपको उदाहरण दूं कि आपने शायद सुना हो कि कुतुब मीनार के सामने एक लोहे का स्तंभ है और एक बेंगलोर के पास में भी है, वो लगभग 2-2.5 हजार साल पुराना है। और हम अगर देखें कि ये जो स्टूडियो है या कोई भी है उसकी आयरन की कोई चीज़ है, वो अगर बारिश में रखें तो 1-2 साल बाद उस पर जंग लग जाएगा। तो वो विज्ञान था जिसमें 2.5 हजार साल से जंग नहीं लगा है, जिसको हम कहते हैं यशद लेपन। यशद लेपन जिसको हम कहते हैं, रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे मिनरल की परत चढ़ाई जाती है। जिंक का एक आवरण लोहे के ऊपर पहना दिया जाएगा तो लोहे पे जंग नहीं लगेगा। तो ये 2.5 हजार साल पुरानी हमारी परंपरा है। आज का विज्ञान अभी कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाना है तो आपको क्या करना है कि उसके ऊपर पेंट कर देना है, तो लोहे पे जंग नहीं लगेगा, जबकि वो तो 2.5 हजार साल पहले आया है और 2.5 हजार साल से जंग नहीं लगा और पूरे बारिश में सरवाइव कर रहा है। वही है, आप देखें रामायण का उदाहरण कि राजा दशरथ की जब मृत्यु हुई तो उनके बेटे चारों वहां पे नहीं थे, तो उनको जिस सॉल्यूशन में रखा गया था, आप अगर बायो की लैब में जाके देखें तो जीव जंतु मरे हुए होते हैं, उनको फॉर्मेलिन में रखते हैं। तो उस समय उनकी जो डेड बॉडी को रखा गया था वो फॉर्मेलिन जैसा ही कोई सॉल्यूशन था, ठीक है। और एक और अभी जो रिसर्च में मिला है कि मिस्र की जो मम्मी है उनका जो कपड़ा चढ़ाया गया है और लेप है वो भारतीय जो कला संस्कृति और कॉटन इंडस्ट्री थे उससे मिलता जुलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से वो कपड़ा सप्लाई हुआ था, तो हम उस विज्ञान तक पहुँच नहीं पाए। तो ज़रूरत है कि उस विज्ञान तक पहुँचने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की, ताकि हम आज के जो हमारे पुरानी ज्ञान है उसका आज के ज्ञान के साथ मिक्सअप करें और भूतकाल का उपयोग करते हुए वर्तमान सुधार सकें। सीधा सा कंसेप्ट यही है मेरा। अक्सर आपको ये दिक्कत नहीं होती कि किसी चीज़ के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, मगर हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ये कहा जाएगा कि हमारा साहित्य ज़्यादातर नष्ट कर दिया गया जी। अगर आपको रेफरेंस भी लेनी होती है तो आपको रेफरेंसेस नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है, विश्वविद्यालय हमारे जला दिए गए, उनकी पुस्तकालय जला दिए गए, और जितने भी लोगों ने हम पे आक्रमण किया, तताइयों ने आक्रमण किया, चाहे मुगल हो, चाहे तुर्क हो, चाहे अंग्रेज हो, जो भी आए उन्होंने जी भर के हमारे साहित्य का सर्वनाश करने में कोई कमी बाकी नहीं रही। उसके बावजूद भी क्या आज भी हमारा साहित्य समृद्ध है? डेफिनेटली साहित्य 2 तरीके से सुरक्षित रहता है। मैं इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूँ रसायन विज्ञान के साथ, तो मैं अगर आपको बताऊं कि हमारा जो ज्ञान था
वो दो तरीके से परंपरा में आया। एक तो श्रुति आधारित था, एक स्मृति आधारित था। स्मृति आधारित में ये था कि हम किताबें और उस सब का उपयोग लेते थे और ज्ञान को आगे बढ़ाते थे लेखन के द्वारा। और एक था श्रुति आधारित, मैंने कहा आपने पूरा रट्टा मार दिया और अगली पीढ़ी तक एज इट इज उसको ट्रांसफर कर दिया। तो जो हमारे डीएनए में डेटा फिट हो गया, इस वजह से आज हम कुछ ना कुछ कितने भी स्रोत नष्ट कर दिए जाएं। आपने कुछ जातियों के नाम गिना है, मैं आपको बताऊं, शक, हूण, यवन, कुषाण, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज, इतनी पीढ़ियों ने आप पे आक्रमण किया है, आपके डीएनए को विकृत करा है और आपकी डीएनए में गुलामी डाल दी है। तो इन सब से उभरना है तो छोटा सा गिलहरी प्रतिज्ञा जिसको हम कहते हैं वो मैं कर रहा हूँ। तो शुरुआत तो जरूरी है। प्रयास है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमारा डीएनए चेंज कर दिया और डीएनए में गुलामी डाल दी, तो यही वजह है कि हमें शायद पराठे से ज्यादा पिज्जा अच्छा लगता है। डेफिनेटली हम हलवे से ज्यादा प्रेफर करते हैं चाउमीन, डम्पलिंग्स, मंचूरियंस, मगर जबकि शायद हिंदुस्तान अपने आप में इतना समृद्ध है कि न तो यहाँ किसी तरह की साहित्य की कमी है, न किसी तरह के खान पान में कहीं कोई कमी है, मगर विदेशी चीजें हमें आकर्षित करती। एक बात पे मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी आपका, शायद आपने इसमें सोचा होगा कि हमारा जो खाना खाने का तरीका है, हम डाइनिंग टेबल्स पे सर्विंग करते हैं और चारों तरफ चेयर लगा के बैठते हैं, खाना खाते हैं, उठ के चले जाते हैं। उसके बाद में हम पता नहीं कितनी पेट की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। विदेश में शायद अंग्रेजों की मजबूरी रही हो, क्योंकि सर्द माहौल है, ठंडक का फर्श ठंडा रहता है, वो बैठ नहीं सकते, तो टेबल कुर्सी का प्रचलन उनके लिए स्वाभाविक हो सकता था। मगर हिंदुस्तान में इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत है ही नहीं। आराम से जमीन पे बैठ के खाना खाना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो क्या इस संदर्भ में भी कुछ आप कह रहे हैं? वही है, जैसे कि हमारे जो परंपरा थी, जैसे कि त्रिकाल संध्या करते थे, या जैसे कि मुस्लिमों में नमाज पढ़ते हैं तो जो पोजीशन होती है जिसको हम कहते हैं वज्रासन। मैं आपको एक बार काटना चाहूंगी, त्रिकाल संध्या में कई लोग नहीं समझते होंगे, त्रिकाल संध्या क्या है, पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए। त्रिकाल संध्या जो है वो जैसे कि मुस्लिम समाज में जैसे कि 5 टाइम की नमाज होती है, उसी तरीके से जो सनातन परंपरा है उसमें 3 काल की संध्या का नियम होता है। उसमें त्रिकाल संध्या, संध्या शब्द होता है एक पर्टिकुलर टाइम को कहा जाता है। सुबह का प्रातःकालीन जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सुबह 4-5 बजे के आसपास का समय, दोपहर का जिस समय सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, और गोधूली वेला जहाँ पे सूरज अस्तांचल की ओर रहता है। तो ये त्रिकाल संध्या, और तो तीनों संध्याओं के मध्य इसका शाम से कोई मतलब नहीं, संध्या का मतलब समय होता है, संध्या का मतलब समय होता है, शाम से इसका तात्पर्य नहीं। इसीलिए मैं इस बारे में खुल के जानना चाह रही थी, क्योंकि अक्सर त्रिकाल संध्या आजकल एक इतिहास बन के रह गया जी। उस वक्त फिर क्या किया जाता था? उस समय जैसे कि कहा जाए तो उस समय जो मुद्राएं होती थी, बैठते थे, तो शुद्ध रूप से अगर आज के जमाने के अनुसार कहो, जिसको कहते हैं योग की मुद्राएं, जैसे कि नमाज पढ़ रहे हैं, वज्रासन कर रहे हैं। संध्या के वक्त करते क्या थे, मतलब त्रिकाल संध्या में किया क्या जाता था? उसमें जैसे कि वही है, भगवान का स्मरण किया जाए, आचमनी वगैरह। उसमें खाली अपन विज्ञान की अगर बात करें तो वो योग मुद्रा बनती थी। योग मुद्रा ऐसी है कि जब आप बैठे हैं, तो जैसे कि मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये है कि मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ, आपने जैसे कि टेबल कुर्सी की बात करें, तो क्या होता है कि हमारे शरीर के कुछ बिंदु होते हैं जहाँ पे हम जैसे कि पालथी लगाकर बैठे हैं, पद्मासन टाइप, तो उन बिंदुओं पर, उन भागों पर प्रेशर बनता है जहाँ से हमारे पेट के अंदर जठर रस, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट का बायां हिस्सा है। तो हम जैसे कि पालथी लगाकर बैठे हैं तो वो जठर रस स्रावित होगा, ठीक है, और जठर रस बनेगा तो खाना अच्छे से पचेगा। तो ये मूल विज्ञान था। हम इस तरीके से बैठ के खाना खाते थे। लेकिन जब आप खड़े रहकर खाना खाते हैं या टेबल कुर्सी पे खाना खाते हैं, उन बिंदुओं पर प्रेशर नहीं बनेगा, आपको कब्ज की शिकायत होगी, आपको रेंटेक्स से लेके हर प्रकार की जो कह सकते हैं कि गैस से संबंधित दवाइयाँ हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी, एंटासिड्स। ये कहा जाता है कि जब हम खाना खाने लगते हैं तो जठराग्नि प्रबल होती है। जी, वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है, वही वो निकलना, स्रावित होना शुरू हो जाता है। जी। तो क्या खाना खाने के वक्त जब हम पानी पीते हैं, इससे भी कुछ बुरा असर होता है? जी, वही है कि खाना खाते हुए पानी नहीं पिया जाता है। एक्चुअली हमारे शास्त्र भी यही कहता है। योग की जो पतंजलि महर्षि हैं और उनसे मैंने सुना हुआ है हालांकि,
कि जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारे पेट में जठराग्नि प्रबल होती है। वो पुराना ज़माने में जो कहते थे, आज का विज्ञान जो कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि हमारे खाने को अंदर एसिडिफाई कर देता है, अम्लीकृत कर देता है। इसके बाद खाना है वो आगे जाएगा, यकृत के साथ लीवर से मतलब यकृत रस और बाकी बहुत सारे पाचक रस उससे मिलते हैं और खाना सही तरीके से पचता है। मुख्य मुद्दा ये है कि जब जठर रस, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो अम्ल अगर हमारे पेट में बन रहा है, उस समय आपने पानी पी लिया तो वो अम्ल क्या हो जाएगा, पानी के साथ मिलकर डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट हो जाएगा तो वो खाना पचेगा ही नहीं। जिसकी वजह से खाना पच रहा था उसको तो आपने खत्म कर दिया। तो वही था कि हम पहले कहते थे कि खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं, विज्ञान भी वही कहता है। बस यही है कि आपको कोई डॉक्टर कहे और माने, या आपके पुरानी परंपरा से जो निकली हुई चीजें हैं वो कहें और माने। चुनाव आपका है, आप स्वतंत्र हैं। सहारा ले लीजिए, या फिर जो सनातन समय से जो चीजें चली आ रही है उसको वापस आत्मसात करने की कोशिश करें। आपकी जो पहल है इसमें क्या सरकार कहीं किसी भी तरीके से अपना योगदान दे सकती है? सरकार तो जैसे कि ये जो आइडियोलॉजी है उससे संबंधित जो नए विचार आते हैं, जो प्रायोगिक धरातल पर सही हो सकते हैं, यथार्थ में बन सकते हैं, ऐसे जो चीज़ें हैं साइंटिफिकली प्रूव हो सकती हैं, जैसे कि नीम के ऊपर काम हो रहा है या तुलसी के ऊपर काम हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो है, जो नए युवा हैं उनको फंड दे सकती है, उनको रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं वो मुहैया करा सकती है। और कुछ अभी गवर्नमेंट के प्रयास हो भी रहे हैं, लेकिन लोगों तक जानकारी पहुँच नहीं पा रही है। कई अक्सर छोटे छोटे आविष्कार होते हैं, आप अखबार में देखते हैं तो अखबार में नीचे सेकंड लास्ट पेज पे खबर छपी होती है, मगर वो मात्र खबर बन के रह जाती है। कई बार देखने में आता है कि पानी से या घास के एक्सट्रैक्ट से गाड़ी चलाने के लोग प्रयास करते हैं। कई छोटी छोटी खेतों से रिलेटेड इनोवेशंस होती है, मगर वो मात्र एक इनोवेशंस बन के रह जाती है, उनको कहीं से प्रमोशन नहीं मिलता है, उनको आगे बढ़ावा नहीं मिलता है। तो क्या आपके जो ये भागीरथी प्रयास है, मैं भागीरथी प्रयास ही कहूँगी कि जिस तरह भगीरथ गंगा लेके आते एक बड़ा मिशन चला था, वैसे आप ये मिशन चला रहे हैं, क्या इसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो कहीं संभावना है कि ये डिमोटिवेट होके रह जाएं आप? हाँ, वो तो है। इस क्षेत्र में लोगों की जागरूकता का भी अभाव है, और हम जो वेस्टर्न साइंस पढ़ने के बाद एक्चुअली समस्या ये है कि जो संस्कृत जानता है वो आधुनिक विज्ञान नहीं जानता है। तो जो संस्कृत पढ़ेगा उसको कंसेप्ट नहीं पता चलेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये बिजली जल रही है, तो बिजली बनाने का तरीका है वो अगस्त्य संहिता में वर्णित है। अगस्त्य संहिता में लगभग बिजली बनाने का तरीका है। मेरे पास श्लोक भी है, बट फिलहाल मुझे याद नहीं है। देखिए, वो श्लोक ये कहता है कि शिखिग्रीवा का उपयोग करके आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। अब शिखिग्रीवा ऐसा शब्द है कि शायद दर्शक नहीं समझ पाए। शिखिग्रीवा ऐसा होता है कि मोर की गर्दन, अगर संस्कृत जानने वाला कोई बंदा है तो वो उसका अर्थ निकालेगा कि मोर की गर्दन, तो आप सोचोगे कि मोर को मार के बिजली बनाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसका रियल अर्थ होता है साइंटिफिकली कॉपर सल्फेट, CuSO4, जिसको कहते हैं नीला तोता। उस केमिकल के उपयोग के द्वारा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो समस्या ये रही कि जो संस्कृत पढ़े वो विज्ञान नहीं पढ़े आधुनिक, और जो आधुनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं उनको संस्कृत से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मेरे ख्याल से कीमियागरी भी एक कला होती थी जिसको भूल चुके हैं लोग, के पारे से सोना बनाने वाले। डेफिनेटली उससे वो लेकर भी काफी ग्रंथ लिखे गए हैं, काफी प्रयोग किए गए हैं। और डालमिया या बिरला किसी परिवार में उन्होंने अपने जीवनी में लिखा है कि साक्षात मैंने कटोरी का सोने की कटोरी में तब्दील होते हुए मैंने देखा। एक प्रसंग अभी मैंने पढ़ा था कि गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम के समय कुछ 28 या 38 किलो सोना गिफ्ट करा था किसी साधु ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। अब वो झोपड़ी में रहता था और उसने इतना सोना दिया, तो कहते हैं कि उसने मैन्युफैक्चर करा था, उसके पास वो साइंस थी। लेकिन समस्या ये रही कि हमारे यहाँ परंपरागत ज्ञान जो है वो स्कूलों में नहीं दिया जाता था, वो पात्रता देखकर दिया जाता था। और पात्रता ये जरूरी है। मैं आपको उदाहरण बताऊं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सबको ज्ञान नहीं दिया जाता था, पात्रता जरूरी है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान को परमाणु बम दे दिया आपने, तो क्या होगा? मैं बोलूँ कि मुझे भी परमाणु बम का वो होना चाहिए ज्ञान, बराबर ना? तो ये नहीं हो सकता। जो पात्र है, जो सही तरीके से उस ज्ञान का यूटिलाइजेशन कर सके, उसको सिखाइए।
शायद यही वजह थी कि गुरु के पास शिष्य एक लंबे समय तक रहते थे इस इंतजार में कि गुरु उन्हें सिखाएं, और जब हर तरीके से गुरु उनकी परीक्षा ले चुके होते थे उसके बाद भी उसे वो ज्ञान दिया जाता था। जी बिल्कुल। तो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया, मगर एक समय पे लोगों को आगे लगा होगा कि ये किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, तो वो ज्ञान डेफिनेटली उन्हीं के साथ चला गया। ऐसा तो नहीं कह सकते, मूल रूप से कुछ गुरु हैं, आज के युग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं, उपचार भी करते हैं। केरला में शायद एक इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने पढ़ा कि वहाँ एक बंदा रहता है, वो आयुर्वेदिक चीज़ों से कैंसर का ट्रीटमेंट करता है। तो मुझे आश्चर्य हुआ, हालांकि उसके बारे में पूरी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन कहीं जंगलों में रहता है और वो औषधि लेके आता है। कंसेप्ट उसका ये है कि जैसे कि कैंसर मतलब क्या, अनियंत्रित कोशिका विभाजन कहते हैं जिसको आज के विज्ञान में। तो वो कोशिका विभाजन को कंट्रोल कर दे ऐसी जड़ी बूटी थी, लेकिन फिर वही मार्केटिंग, पैसा, ग्लैमर, उस चक्कर में क्या होता है कि वो दबाते हैं और सही तरीके से आ नहीं पाते हैं। तो जरूरत है ऐसे लोग जो निस्वार्थ रूप से इस फील्ड से जुड़े। और आप हैं ये प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे लोग समझेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रातों रात आपका कंसेप्ट, आपकी चीजें लोगों को समझ में आएगी, मगर निश्चित रूप से इस चीज की बेहद सख्त जरूरत है आज के वक्त में, जब हम निष्क्रियता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जब हम खत्म होने की कगार पे हैं। लगभग हमने अपनी प्रकृति खत्म कर दी है, हमने अपना समाज विभक्त कर दिया है, हम अपनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं, मगर हमें अपनी जड़ों के बारे में नहीं पता है। ऐसे में आप हमें बताने जा रहे हैं कि सनातन वक्त में वो कौन सी चीजें थी जिनसे हम दीर्घायु रहते थे, वो कौन सी चीजें थी जिनसे हम स्वस्थ रहते थे। उसका मुख्य तो यही है, एक तो प्राणायाम। देखिए एक कंसेप्ट मुझे याद आया, मैं आपको बताऊं कि आपने वो श्लोक सुना है श्रीमद् भगवत गीता का 2 अध्याय 20वां श्लोक और दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। मुझे एक चीज याद आई साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ ये जो हस्ती है श्रीमाली जी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 3-4 वर्ष की आयु में ही गीता को कंठस्थ कर लिया था। जी हाँ, पूरी गीता शायद आप लोगों ने पढ़ी भी नहीं होगी, कंठस्थ करना तो बहुत दूर की बात है, मगर इन्होंने बिल्कुल जिस उम्र में बच्चे बोलना सीखते हैं उस उम्र में इन्होंने गीता कंठस्थ कर ली थी। तो बिल्कुल ये बहुत खुशी की बात है। आपको एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूँगी, बहुत से लोगों ने दी होगी, मैं भी देना चाहूँगी कि एक ऐसी शख्सियत में से एक है जो शायद बहुत विरले होंगे। आज अगर हम पूरे विश्व में देखें तो बहुत गिने चुने लोग होंगे, उंगलियों पे 4 या 5 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इतनी अल्पायु में गीता कंठस्थ कर ली होगी। आप गीता के श्लोक के बारे में बता रहे थे। जी, मैं वही कि उस पे आ रहा था। अपना जो मुख्य मुद्दा है कि सीक्वेंस बताई उससे मुझे याद आया कि जी बिल्कुल। हालांकि मेरे अलावा काफ़ी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट वही है कि कुछ लोग हाईलाइट हो नहीं पाते हैं। खैर, गीता के 2 अध्याय का 20वां श्लोक है और एक 23वां श्लोक है। एक श्लोक कहता है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। या आपने ये भी सुना होगा ये आसान भाषा में कि आत्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बस आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। अब हम अपने विज्ञान पे आए, जैसे कि केमिस्ट्री की बात करें और भौतिक विज्ञान की बात करें। भौतिक विज्ञान में एक नियम है आइंस्टाइन का दिया हुआ है, और 2 नियम और है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ, और एक है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत मास कन्वर्जेशन लॉ। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकती है। अब ऊर्जा हटाएं, उसकी जगह चिपकाएं द्रव्यमान। द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है, द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है, बस द्रव्यमान एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। और रसायन विज्ञान का परिवर्तन बिल्कुल। अब वही चीज द्रव्यमान ऊर्जा की जगह आत्मा शब्द चिपकाएं तो क्या होगा, आत्मा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में। इट्स अ काइंड ऑफ पावर, ये एक इस तरह की शक्ति है जो जब तक आप में है। आत्मा को ऊर्जा कह सकते हैं आप जी। एक हमने कोई भी इक्विपमेंट लिया जो बिजली से चलता है जी, जब तक उसकी कनेक्टिविटी बिजली से है, जब तक उसमें ऊर्जा आ रही है तब तक वो एक्टिव है, और जैसे ही हमने प्लग निकाला तो वो डीएक्टिवेटेड हो जाएगा, वर्किंग उसकी खत्म हो जाएगी जी। यही प्रोसेस कहीं घुमा फिरा के ह्यूमन बॉडी में भी आता है। ह्यूमन बॉडी में भी आता है। जैसे कि एक हिंदी का शब्द है प्राण निकल गए कहते हैं पुराने जमाने में, प्राण निकल गया नहीं कहते,
प्राण निकल गए कहते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा कि एक वचन बहुवचन, तो प्राण शब्द बहुवचन है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्राण सिंगल या एक वचन नहीं है, सिंगुलर नहीं है, ये बहुवचन है। प्राण शब्द मिलके बना है पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ठीक है, जिसको पंच महाभूत कहते थे, जो महर्षि कणाद ने 33 तत्वों को 5 महाभूतों में कैटेगराइज करा है। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं प्राण। इसी वजह से ये 5 महाभूत निकल गए तो प्राण निकल गए, ऐसा कहते हैं। अब देखिए, कोई डेड हो जाता है, मर जाता है, तो वो शरीर जो डेड बॉडी है वो ठंडी हो जाती है। ठंडी हुई, इसका मतलब उसके अंदर से अग्नि तत्व चला गया, पहला। दूसरा, उसमें आत्मा चली गई, या जिसको हम कहते हैं प्राण, वो है आकाश तत्व। अग्नि चली गई, आकाश चला गया। तीसरा जो है वो श्वसन नहीं कर पाता है, तो वायु चली गई। चौथा, अगर आप मुर्दे को पानी पिलाने की कोशिश करो तो पानी भी सीधा चला जाएगा, कोई एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो पानी तत्व भी चला गया। फिर आपने उस मुर्दे को जला दिया और उसकी राख मिट्टी में मिल गई, तो इसको हम कहते हैं पंचभूत का पंच तत्व में विलीन हो जाना। तो कितना अच्छा विज्ञान था, और ये जानता था कि हर चीज अपने मूल स्वरूप में लौट जाती है। तो ये विज्ञान जो है वो हम सही तरीके से समझ नहीं पाए, कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई। ये था ओवरऑल। इतना बड़ा प्रयास हो रहा है, क्या आपने एक टीम बना रखी है इसके लिए कोई? जी, फिलहाल तो जैसे कि मैं अपने स्तर पे ही कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, कभी कभी आवश्यकता रहती है तो अवेलेबल रहते हैं, लेकिन वो अलग अलग राज्यों से हैं, तो उनसे जुड़ाव कभी कभी हो पाता है। ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिलहाल यही है कि स्वप्निल जी हमारे साथ हैं और काफ़ी सारे लोग जो जुड़े हैं, उनकी मदद से इस मुहिम को और आगे बढ़ाई जाए। ऐसी मुहिम अकेले से ही शुरू होती है, कहते हैं ना, मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही रहे और कारवां बनता गया। तो अभी शुरुआत है, कारवां बनता जाएगा और लोगों में अवेयरनेस आएगी अपनी जड़ों को लेकर, अपने पुराने आत्मगौरव को लेकर। जिस आत्मगौरव को हम भूलते जा रहे हैं और विदेशी लिविंग स्टाइल को हम जो अडॉप्ट कर चुके हैं, उसको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, उसको वापस हम अपनी जड़ों तक पहुंचेंगे। दीर्घायु होने के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज्ञानी भी हों और हम एक खुशहाल और बीमारी मुक्त जिंदगी जिए, ये ज़्यादा जरूरी है। दीर्घायु होकर कैंसर से मरना कोई अच्छा मुझे नहीं लगता कि तरीका होगा, मगर अगर हम वापस, जैसे आपने कहा कि तांबे के या पीतल के लोटे में पानी पीना, नीचे बैठ के खाना खाना, हम अपनी जड़ों से वापस जुड़ाव को बना सके। बिल्कुल, रूढ़िवादिता का त्याग करें। और वही है, मतलब कुछ चीजें खराब हो सकती हैं डेफिनेटली, लेकिन कीचड़ में भी सोने का सिक्का अगर गिरा हुआ है तो आप उसका उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ तो पूरा सोना है, उसमें से हल्की हल्की जो खराब चीजें हैं, जो रूढ़िवादिताएं हैं, उनको आप हटाइए तो आपको निश्चित तौर पर परिशुद्ध विज्ञान मिलेगा। भाविक जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज नहीं है, ऐसी जानकारी नहीं है कि 15-20 मिनट में उसको समेट दिया जाए। हम आपसे एक वादा लेना चाहेंगे हमारे श्रोता दर्शकों के लिए कि वक्त वक्त पे आप हमें ये चीज बताते रहेंगे सेशन में कि आज की जीवन शैली के अंदर हम कुछ क्या चीजें जोड़ सकते हैं। अभी एक चीज तो है कि हमारे दर्शक निश्चित रूप से अब पीतल के लोटे घर में से निकालने लगेंगे कि लोटा वापस निकालो, कम से कम प्लास्टिक की या शीशे की या स्टील की गिलासों से निजात मिल सके हमें। बच्चों को उसी प्लेट में खाना खिलाएं, पीतल के पात्र में खाना खिला सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें भी नियम है कि खट्टी वस्तुएं उसमें नहीं रखनी है। बहुत लंबा चौड़ा है, बट मगर एटलीस्ट हम पानी तो पी सकते हैं जी। बाकी लंबा प्रोसेस है। पीतल की प्लेटें भी आजकल बाजारों में भी मुश्किल है, नहीं मिलेंगी। तांबे में भी अगर खटाई का कंपोजिशन हो तो वो गड़बड़ हो जाता है, नहीं रख सकते। मगर हाँ, हम पानी जरूर पी सकते हैं। पीतल के गिलासों में हम लस्सी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। वैसे पी तो सकते हैं, उसको लंबे समय तक अगर रखा जाए तो कंटामिनेशन होता है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ हम पीने की बात कर रहे हैं कि पी सकते हैं। पानी सबसे बेस्ट है, पानी सबसे बेस्ट है। चलिए बाकी सब चीजें छोड़िए, हम पानी पे फोकस करते हैं कि पानी पीना शुरू कर दीजिए दोस्तों। आज से तो निश्चित रूप से कई सारी बीमारियों से आपको निजात मिल सकती है, और जितना जल्दी हो सके। मैं घर में एक कॉन्सेप्ट शुरू करने की सोच रही थी। शायद मुझे लगा कि मुझे मेरे दर्शकों से ये बात शेयर करनी चाहिए, सत्यमेव के दर्शकों को भी पता चले कि जो डाइनिंग टेबल है जी, उसका मैं त्याग करने जा रही हूँ और करीब 1 फुट की हाइट की एक डाइनिंग पाटा या ऐसा कुछ बनाना चाह रही हूँ, जिसके चारों तरफ
गद्दियां या कुछ ऐसे आराम से बैठने आराम से। वाली चीज रख दी जाए। जी। अब इससे फायदा ये होगा कि हम पालती मार के बैठ के खाना खा सकते हैं और डाइनिंग टेबल वाला कॉन्सेप्ट भी हम बरकरार रख बिल्कुल। सकते हैं, क्योंकि आज की जो जीवन शैली है उसमें हम छोटे छोटे बाजोट आगे रख के खाना नहीं बना खा सकते, इतनी जगह भी नहीं रहती। पुराना जमाना होता था जब खाना खाते थे तो घर की जो गृह स्वामिनी होती थी वो सारी चीजें लेके बैठ जाती थी। बिल्कुल। एक जो बहू या कोई भी होती थी वो गरम रोटी बनाती थी और सब लाइन 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 पूरा दरी बिल्कुल, बिछा के बिल्कुल। बैठ जाते थे और वो सबको परोसती रहती थी। वो संभव नहीं है, तो हम ये तो कर ही सकते हैं कि जो डाइनिंग टेबल है उसकी टांगे काट दें। हाँ, वो हो सकता है। टांगे काट दें तो उसकी हाइट बिल्कुल नीची हो जाएगी और गद्दियां बिछा के चारों तरफ हम बैठ के बिल्कुल। करें तो हम शायद पालती मार के बैठ सकते हैं। वापस वही लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, जो और हम- दोनों बरकरार रह जाएगा, आधुनिकता के साथ परंपरागत चीजें जोड़ सकते हैं। तो जल्दी पहले प्रयास में मैं ये करने वाली हूँ और निश्चित रूप से आपने जो पॉइंट्स बताए जी कि जठराग्नि को प्रबल करने के लिए जो पॉइंट्स दबने चाहिए वो पॉइंट पालती मार के ही दब सकते हैं। आप बैठे बैठे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो पॉइंट दब जाए, आप खाना भी खा ले, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं हो, आपको बिल्कुल। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो। बिल्कुल। तो ये इनोवेशन जो मैं करने की सोच रही थी वो आपकी तरफ से अप्रूव हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा वैसे मुझे कि कम से कम शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत, हाँ, मैं इसका झंडा मैं लगाने वाले हूँ। जी। आप सबसे भी उम्मीद है दोस्तों कि कम से कम पानी पीने वाली चीज तो शुरू कीजिए। जल्दी ही हम भाविक जी को अपने साथ वापस बुलाएंगे, जहाँ हमें भाविक जी कई चीजें ऐसी बताएंगे कि एक आम इंसान को जिंदगी में कौन से तरीके अपनाने चाहिए जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाते हैं, जो बेसिक एलिमेंट है उसकी तरफ ले जाएंगे, बिना किसी झाड़ फूंक के, बिना किसी पाखंड के, बिल्कुल। बिना किसी लंबी चौड़ी रामायण के, सीधे कॉन्सेप्ट वो जो आपको परम तत्व से मिलाने का प्रयास कर सके। आपको अंदर ही किस तरह से खुद को ढूंढना होगा, ये प्रयास करने में भाविक जी हमें काफी मदद करेंगे और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल तो हम हैं ही, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, दोनों यात्राएं। जी, दोनों यात्राएं हम किस तरह से कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। भाविक जी से बहुत सारी डिस्कशन हमें करनी है, बहुत सारी चीजें सीखनी समझनी है, क्योंकि ये आम बात नहीं है। साथियों, भाविक जी हमारे साथ बैठे हैं, आपको एक आम इंसान लग रहे हैं मगर ये आम इंसान किसी भी दृष्टि से नहीं है। इनकी जो जानकारी है, जो ईश्वर ने इनको विशेष शक्ति दी है कि 5 साल का बच्चा ठीक से बोल नहीं सकता और 4 साल की उम्र में इन्होंने गीता कंठस्थ कर ली थी, तो ये आम बात नहीं है दोस्तों। हमें इनसे काफी कुछ सीखने मिलेगा और ये ज्ञान निश्चित रूप से सत्यमेव के जरिए आप सबको मिलेगा। भाविक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जिस रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं उस पे बढ़ते जाइए, हम सब आपके साथ हैं। धीरे धीरे आपका कारवां बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैज्ञानिक और तथ्यात्मक रूप से जानकारी मिलती जाएगी। जी भाविक जी, आप हमारे शो में पधारे और आपने हम सबको ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जी, आशा बिल्कुल। करते हैं कि भविष्य में भी आप हमें यहाँ पर आकर के और जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भाई है।